तो दोस्तों फाइनली फ्रैंकेनस्टाइन कर ये जो मूवी है ये एक देशी सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई है। लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया है। रेटिंग की बात कर ले तो IMDb पर इसकी 7.8 की रेटिंग है 10 में से, जो कि बहुत ही बेहतरीन हमें देखने को मिल रही है। बाकी आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। आप वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर साल पर सेट कर दीजिएगा। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। फ्रैंकेनस्टाइन 2025 में बनी एक अमेरिकी गॉथिक साइंस फिक्शन फिल्म 2 है, जिसे गिलर्मो डेल टोरो ने लिखा और निर्देशित किया है। यह मैरी शेली के 1818 में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इस फिल्म में ऑस्कर इसाक, जैकब एलोर्डी, मिया गोथ, फेलिक्स कामेरर, लार्स मिकेल्सन, डेविड ब्रैडली, लॉरेन कॉलिंस, चार्ल्स डांस और क्रिस्टोफ वाल्च ने अभिनय किया है। फ्रैंकेनस्टाइन का विश्व प्रीमियर 30 अगस्त 2025 को 82वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मुख्य प्रतियोगिता में हुआ था। इसके बाद 17 अक्टूबर 2025 को सीमित नाट्य विमोचन और 7 नवंबर 2025 को नेटफ्लिक्स द्वारा वैश्विक विमोचन किया जाएगा। थे कि राइटसन प्राणी का अपना संस्करण डिजाइन करें। 13/2009 में डेल टोरो ने कहा कि फ्रैंकेनस्टाइन पर उत्पादन कम से कम 4 साल तक शुरू होने की संभावना नहीं है। 14 इसके बावजूद उन्होंने पहले ही फ्रैंकेनस्टाइन के राक्षस की भूमिका में लगातार सहयोगी डग जोन्स को कास्ट कर लिया था और अभिनेता के साथ मेकअप परीक्षण शुरू कर दिया था। 15/16 जोन्स ने बाद में टिप्पणी की कि यूनिवर्सल की डार्क यूनिवर्स फ्रेंचाइजी की भविष्य की योजनाओं के कारण इस परियोजना को रोक दिया गया था। 17 कॉमिक-कॉन 2010 में डेल टोरो ने कोलाइडर को बताया कि कहानी दुनिया में उनका पसंदीदा उपन्यास थी। 18 2013 में डेल टोरो ने राक्षस की भूमिका के लिए बेनेडिक्ट कम्बरबैच को कास्ट करने में सार्वजनिक रुचि व्यक्त की। 19 2014 में डेल टोरो ने कहा कि वह फ्रैंकेनस्टाइन और ब्राइड ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन दोनों के संस्करण करना चाहेंगे, और यूनिवर्सल चेयरपर्सन डोना लैंगली ने इसे शुरू करने के बारे में उनसे कई बार संपर्क किया था, लेकिन वह ऐसा करने के लिए अनिच्छुक थे क्योंकि यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2016 में डेल टोरो ने फिल्म बनाने के अपने प्रयासों के बारे में कहा, मेरे लिए फ्रैंकेनस्टाइन हर चीज का शिखर है और मेरा एक हिस्सा इसका एक संस्करण बनाना चाहता है। एक हिस्सा पिछले 25 सालों से इसे बनाने से कतरा रहा है। मेरा सपना है कि मैं अब तक का सबसे बेहतरीन फ्रैंकेनस्टाइन बना सकूं, लेकिन अगर आप इसे बना लेते हैं तो बस बना ही लेते हैं। चाहे यह महान हो या न हो, यह हो चुका है। आप अब इसके बारे में सपने नहीं देख सकते। यही एक फिल्म निर्माता की त्रासदी है। आपको 10 मिले या 6.5, लेकिन आप पहले ही ओलंपिक में थे और आपको आंका जा चुका था। 21 2020 में फिल्म एंटलर्स को बढ़ावा देने वाले एक साक्षात्कार में डेल टोरो ने कहा कि अगर उनके पास धन होता तो वह फ्रैंकेनस्टाइन का एक रूपांतरण बनाते जो पुस्तक की जटिलता और बदलते दृष्टिकोण के कारण 2 से 3 फिल्मों तक फैला होता। 22 2023 में इस परियोजना को नेटफ्लिक्स द्वारा पुनर्जीवित किया गया था, जिसके साथ डेल टोरो ने परियोजनाओं का निर्माण करने के लिए एक बहुवर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए 95वें अकादमी पुरस्कार में गिलर्मो डेल टोरो की पिनोच्चियो की जीत के बाद वैराइटी ने खुलासा किया कि वह संभावित भूमिकाओं के लिए शुरुआती बातचीत में एंड्रयू गारफील्ड, ऑस्कर इसाक और मिया गोथ के साथ फीचर लिखने और निर्देशित करने के लिए तैयार थे। 23 सितंबर में डेल टोरो ने खुलासा किया कि फिल्मांकन फरवरी 2024 में शुरू होने वाला था और क्रिस्टोफ वाल्च को कलाकारों में जोड़ा गया था। 24 जनवरी में जैकब एलोर्डी ने राक्षस की भूमिका के लिए गारफील्ड की जगह ली, जो कि सैगाफ्ट्रा हमलों के परिणामस्वरूप हुए शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण था। 25-26 डेल टोरो ने गारफील्ड के राक्षस के लुक को डिजाइन करने में 9 महीने बिताए थे। 27 फेलिक्स कामेरर, लार्स मिकेल्सन, डेविड ब्रैडली, क्रिश्चियन कॉनवेरी और चार्ल्स डांस अज्ञात भूमिकाओं में कलाकारों में शामिल हुए।
डांस ने इससे पहले 2015 की फिल्म विक्टर फ्रैंकनस्टाइन में फ्रैंकनस्टाइन के पिता की भूमिका निभाई थी। 28 अप्रैल 2024 में डेल टोरो ने घोषणा की कि राल्फ इनेसन को फिल्म में एक महत्वपूर्ण कैमियो भूमिका में लिया गया है। 29 फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी 12 फरवरी 2024 को टोरंटो में शुरू हुई और 30 सितंबर को संपन्न हुई। 28-30 अतिरिक्त फिल्मांकन सितंबर 2024 में एडिनबर्ग के रॉयल माइल और स्टैमफोर्ड, लिंकनशायर के बर्गली हाउस में हुआ। 31-32 डेल टोरो ने कहा कि फिल्म एक हॉरर फिल्म नहीं होगी, बल्कि एक अविश्वसनीय रूप से भावनात्मक कहानी होगी। 33 फ्रैंकनस्टाइन में मुख्य किरदार निभाने वाले ऑस्कर इसाक कहते हैं कि यह फिल्म एक बहुत ही यूरोपीय कहानी है, लेकिन इसे लैटिन अमेरिकी, मैक्सिकन, कैथोलिक नजरिए से बताया गया है, इसलिए इसमें हर समय बहुत ज्यादा जुनून था। 34 संगीत जनवरी 2025 में एलेक्जेंडर डेस्प्लेट द्वारा संगीत रचना का खुलासा किया गया, जिन्होंने पहले डेल टोरो के साथ द शेप ऑफ वाटर 2017 और पिनोचियो 2022 में काम किया था। 35 मई 2025 के एक साक्षात्कार में डेस्प्लेट ने कहा, गिलर्मो का सिनेमा बहुत गीतात्मक है और मेरा संगीत भी कुछ हद तक गीतात्मक है, इसलिए मुझे लगता है कि फ्रैंकस्टीन का संगीत बहुत गीतात्मक और भावनात्मक होगा। मैं भयानक संगीत लिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। 33 को प्रभावित डेल टोरो ने फिल्म बनाने की अपनी प्रेरणा के बारे में कहा, यह मेरे लिए एक धर्म था। बचपन से ही मेरी परवरिश कैथोलिक परिवार में हुई थी। मैंने संतों को कभी ठीक से नहीं समझा, और फिर जब मैंने बोरिस कार्लोफ को पर्दे पर देखा तो मुझे समझ आया कि एक संत या मसीहा कैसा दिखता है। इसलिए मैं बचपन से ही इस प्राणी का अनुसरण करता रहा हूं और मैं हमेशा सही परिस्थितियों में फिल्म के बनने का इंतजार करता था, रचनात्मक रूप से, ताकि मैं उस दायरे को हासिल कर सकूं जिसकी मुझे इसे अलग बनाने के लिए जरूरत थी, इसे उस पैमाने पर बना सकूं जिससे आप पूरी दुनिया का पुनर्निर्माण कर सकें। 36 डेल टोरो ने जेम्स व्हेल की 1931 में इसी शीर्षक वाली फिल्म को एक रचनात्मक प्रभाव के रूप में स्वीकार किया और उनका संस्करण इसके सीक्वल 1935 की ब्राइड ऑफ फ्रैंकनस्टाइन से भी प्रेरित है। 37 लॉस एंजिल्स में एक नेटफ्लिक्स कार्यक्रम के दौरान फिल्म का पहला फुटेज पोलिश संगीतकार वोज्सिएक किलर द्वारा फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की ब्रैम स्टोकर्स ड्रैकुला 1992 के लिए बनाए गए संगीत पर आधारित था। 38 मुक्त करना अपने उत्तरी अमेरिकी प्रीमियर के लिए फ्रैंकस्टीन ने टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विशेष प्रस्तुतियों कार्यक्रम में जगह बनाई। 39 जहां इसे 8 सितंबर 2025 को प्रदर्शित किया गया। 40 इसे 18 सितंबर 2025 को 30वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गाला प्रस्तुति में भी प्रस्तुत किया गया। 41-42 यह फिल्म 13 अक्टूबर 2025 को 69वें BFI लंदन फिल्म महोत्सव के हेडलाइन गाला में से एक थी। 43 इसे 7 नवंबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज करने से पहले 17 अक्टूबर 2025 को चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना है। 44-45 स्वागतालोचनात्मक प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 88 आलोचकों की 81% समीक्षाएं सकारात्मक है। वेबसाइट की आम सहमति इस प्रकार है, सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित राक्षसों में से एक में मानवता को खोजते हुए गिलर्मो डेल टोरो की फ्रैंकनस्टाइन एक भव्य महाकाव्य है, जिसे जैकब एलोडी के असाधारण अभिनय से सबसे ज्यादा उत्साहवर्धक वोल्ट मिलते हैं। 46 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 27 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 74 अंक दिए, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 47 इस फिल्म को गॉथिक रोमांटिकतावाद के रूप में वर्णित किया गया है, जो डेल टोरो की अपनी क्रिम्सन पीक 2015 या नील जॉर्डन की इंटरव्यू विद द वैम्पायर 1994 और फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की ब्रैम स्टोकर की ड्रैकुला
1992 जैसी फिल्मों की तरह है। विश्वविद्यालय के सेंट्रो डी इन्वेस्टिगेसियोन वाई एस्टूडियोस सिनेमेटोग्राफिकोस फिल्म अध्ययन केंद्र में भाग लिया। 13 जब डेल टोरो लगभग 8 साल का था, उसने अपने पिता के सुपर 8 कैमरे के साथ प्रयोग करना शुरू किया, प्लेनेट ऑफ द एप्स के खिलौनों और अन्य वस्तुओं के साथ लघु फिल्में बनाना। एक लघु फिल्म विश्व प्रभुत्व की महत्वाकांक्षाओं के साथ एक सीरियल किलर आलू पर केंद्रित थी। इसने बाहर कदम रखने से पहले डेल टोरो की मां और भाइयों की हत्या कर दी और एक कार से कुचल दिया गया। 14 डेल टोरो ने अपनी पहली फीचर फिल्म से पहले लगभग 10 लघु फिल्में बनाई, जिनमें से एक का शीर्षक मटिल्डे था, लेकिन केवल अंतिम 2 डोना लूपे और जियोमेट्रिया ही उपलब्ध कराई गई है। 15 उन्होंने 4 एपिसोड लिखे और अन्य मैक्सिकन फिल्म निर्माताओं जैसे इमैनुएल लुबज्की और अल्फोंसो क्वारोन के साथ पंथ श्रृंखला ला होरा मार्कारा के 5 एपिसोड निर्देशित किए। आजीविका 1993 2001 शुरुआती फिल्में और सफलता। उनकी पहली फिल्म ओमनिवोर नामक एक स्टॉप मोशन साइंस फिक्शन फीचर होने वाली थी, जो एक छिपकली आदमी के बारे में थी जो एक जंगली भूमि में पैदा हुआ था जहां सब कुछ एक दूसरे को खाने की कोशिश करता है। 17 उन्होंने और उनकी टीम ने फिल्मांकन से पहले 3 साल की अवधि में सेट और लगभग 100 कठपुतलियां बनाईं। एक रात उपद्रवियों ने स्टूडियो में सेंधमारी की और कठपुतलियों और सेटों को नष्ट कर दिया, जिससे उनकी परियोजना रुक गई क्योंकि डेल टोरो ने एक लाइव एक्शन फिल्म क्रोनोस पर स्विच करने का फैसला किया। 18-19 डेल टोरो ने स्पेशल इफेक्ट्स आर्टिस्ट डिक स्मिथ के साथ स्पेशल इफेक्ट्स और मेकअप का अध्ययन किया। 20 उन्होंने स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप डिजाइनर के रूप में 10 साल बिताए और अपनी खुद की कंपनी नेक्रोपिया बनाई। उन्होंने ग्वाडलहारा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की सहस्थापना भी की। बाद में अपने निर्देशन करियर में वह फिल्म निर्माता अल्फोंसो क्वारोन, पटकथा लेखक लॉरा एस्क्विवेल, निर्माता बर्टा नवारो और सेल्स एजेंट रोजा बॉश के साथ मिलकर प्रोडक्शन कंपनी टकीला गैंग के सहसंस्थापक थे। 21 1997 में 33 साल की उम्र में गिलर्मो को मिरामक्स फिल्म्स, तब डिज्नी के स्वामित्व वाली से एक और फिल्म मिमिक की शूटिंग के लिए $30 मिलियन का बजट मिला। प्रोडक्शन के दौरान मिरामक्स द्वारा उनके साथ किए गए व्यवहार से वे अंततः नाखुश थे, जिसके कारण 70वें अकादमी पुरस्कारों के दौरान उनके दोस्त जेम्स कैमरून और मिरामक्स के सहसंस्थापक और मालिक हार्वे वाइंस्टीन के बीच लगभग हाथापाई हो गई थी। 22 2002 से 2016 फ्रेंचाइजी फिल्में और द स्ट्रेन 2002 में डेल टोरो का साक्षात्कार। डेल टोरो ने कॉमिक बुक रूपांतरणों ब्लेड 2, हेलबॉय और इसके सीक्वल हेलबॉय 2, द गोल्डन आर्मी से लेकर ऐतिहासिक फंतासी और हॉरर फिल्मों तक कई तरह की फिल्मों का निर्देशन किया है, जिनमें से 2 स्पेन में फ्रांसिस्को फ्रैंको के सत्तावादी शासन के तहत चल रहे स्पेनिश गृहयुद्ध के संदर्भ में आधारित है। ये 2 फिल्में द डेविल्स बैकबोन और पैन्स लेबिरिंथ उनकी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित सबसे बेहतरीन कृतियों में से है। इनकी पृष्ठभूमि, नायक और विषय 1973 की स्पेनिश फिल्म द स्पिरिट ऑफ द बीहाइव से मिलते जुलते हैं, जिसे 1970 के दशक की सबसे बेहतरीन स्पेनिश फिल्म माना जाता है। 23 मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन जब तक मैं यह काम पूरा करूंगा, मैं एक फिल्म कर चुका होऊंगा और यह वही सारी फिल्में होंगी जो मैं करना चाहता हूं। लोग कहते हैं, मुझे आपकी स्पेनिश फिल्में आपकी अंग्रेजी फिल्मों से ज्यादा पसंद है क्योंकि वे उतनी निजी नहीं होती, और मैं कहता हूं, अरे तुम गलत हो। हेलबॉय मेरे लिए पैन्स लेबिरिंथ जितनी ही निजी है। दोनों की टोन अलग अलग है, और हाँ, जाहिर है कि आपको एक दूसरी से ज्यादा पसंद आ सकती है। दूसरी फिल्म साधारण लग सकती है या जो भी आपको पसंद न हो, लेकिन असल में ये एक ही फिल्म का हिस्सा है। आप एक फिल्म बनाते हैं। हिचकॉक ने जिंदगी भर एक ही फिल्म की। गुइलेर्मो डेल टोरो, ट्विच फिल्म, 15 जनवरी 2013। 1 डेल टोरो हॉरर शैली को स्वाभाविक रूप से राजनीतिक मानते हैं और बताते हैं,
परी कथाओं की तरह हॉरर के भी दो पहलू है। एक पक्ष संस्था है, जो परी कथाओं का सबसे निंदनीय प्रकार है। जंगल में मत भटको और हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा मानो। दूसरे प्रकार की परी कथा पूरी तरह से अराजक और व्यवस्था विरोधी है। 24 वह दो अन्य प्रमुख और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित मैक्सिकन फिल्म निर्माताओं अल्फोंसो क्वारोन और एलेजांद्रो गोंजालेज इनारितु के घनिष्ठ मित्र है। 25 तीनों अक्सर एक दूसरे के निर्देशन संबंधी निर्णयों को प्रभावित करते हैं, और चार्ली रोज ने एक साथ उनका साक्षात्कार लिया है। क्वारोन पैंस लेबिरिंथ के निर्माताओं में से एक थे, जबकि इनारितु ने फिल्म के संपादन में सहायता की थी। तीनों फिल्म निर्माताओं, जिन्हें थ्री एमिगोस कहा जाता है, ने प्रोडक्शन कंपनी चाचा फिल्म्स की स्थापना की, जिसकी पहली रिलीज 2008 में रूडो वाइकर्सी थी। 26-27 डेल टोरो ने वेब सीरीज ट्रेलर्स फ्रॉम हेल में भी योगदान दिया है। 28 अप्रैल 2008 में डेल टोरो को पीटर जैक्सन ने जेआरआर टोल्किन की द हॉबिट के लाइव एक्शन फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा था। 30 मई 2010 को डेल टोरो ने एमजीएम की वित्तीय परेशानियों के कारण हुई देरी के कारण इस परियोजना को छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने फिल्मों का निर्देशन नहीं किया, लेकिन उन्हें एन अनएक्सपेक्टेड जर्नी, द डेसोलेशन ऑफ स्मॉग और द बैटल ऑफ द 5 आर्मीज में सहलेखक के रूप में श्रेय दिया जाता है। 29 दिसंबर 2008 को डेल टोरो ने अल्फोंसो क्वारोन के साथ मिलकर रोआल्ड डाहल के उपन्यास द विचेस के स्टॉप मोशन रीमेक में रुचि व्यक्त की। 2006 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पैंस लेबिरिंथ के उत्तरी अमेरिकी प्रीमियर के बाद इवाना बैक्वेरो और डेल टोरो को खड़े होकर तालियां बजाई गईं। 2 जून 2009 को डेल टोरो का पहला उपन्यास द स्ट्रेन जारी किया गया था। यह डेल टोरो और चक होगन द्वारा सहलिखित एक सर्वनाशकारी पिशाच त्रयी का पहला भाग है। दूसरा खंड द फॉल 21 सितंबर 2010 को जारी किया गया था। अंतिम किस्त द नाइट इटर्नल अक्टूबर 2011 में आई। डेल टोरो पिशाचों के बारे में गैरसाहित्यिक रूप में एंटोनी ऑगस्टिन कैलमेट, मोंटेग समर्स और बर्नहार्ड जे. हरवुड के लेखन को अपने पसंदीदा में शामिल करते हैं। 9 दिसंबर 2010 को डेल टोरो ने अपने लंबे समय के छायाकार गिलर्मो नवारो, निर्देशक मैथ्यू कुलेन और कार्यकारी निर्माता जेवियर जिमेनेज के साथ मिरारा स्टूडियो लॉन्च किया। मिरारा की स्थापना लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में एक सहयोगात्मक मंच के रूप में की गई थी, जहां वे और अन्य फिल्म निर्माता मिरारा के कलाकारों के साथ मिलकर फिल्म, टेलीविजन, विज्ञापन, इंटरैक्टिव और अन्य मीडिया के लिए डिजिटल प्रोडक्शन और कंटेंट से संबंधित प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर सकते हैं। मिरारा की शुरुआत प्रोडक्शन कंपनी मोशन थ्योरी की एक सहयोगी कंपनी के रूप में हुई थी। आधार: एक प्रतिभाशाली लेकिन अहंकारी वैज्ञानिक एक राक्षसी प्रयोग में एक प्राणी को जीवित करता है, जो अंततः निर्माता और उसकी दुखद रचना दोनों को नष्ट कर देता है। 4. ढालनास्कर इसाक विक्टर फ्रेंकस्टीन के रूप में युवा विक्टर के रूप में क्रिश्चियन कॉन्वेरी जैकब, एलोडी प्राणी के रूप में मिया गोथ, एलिजाबेथ लावेंजा, विलियम की मंगेतर जिसके लिए विक्टर के मन में भावनाएं हैंगोथ, क्लेयर फ्रैंकनस्टाइन के रूप में भी दिखाई देती है, जो विक्टर की दिवंगत मां थीं और जिनकी प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई थी। फेलिक्स कामेरर, विलियम फ्रैंकनस्टाइन, विक्टर का छोटा भाई कप्तान एंडरसन के रूप में लार्स मिकेलसेन, क्रिस्टोफ वाल्च, हेनरिक हारलैंडर। 4. एलिजाबेथ के मामा और एक धनी हथियार निर्माता जो विक्टर के प्रयोगों का वित्तपोषण करते हैं, चार्ल्स डांस, लियोपोल्ड फ्रैंकनस्टाइन, विक्टर के सख्त, दमनकारी पिता और एक प्रसिद्ध चिकित्सक लॉरेन कॉलिंस हंटर की पत्नी के रूप में, डेविड ब्रैडली अंधे आदमी के रूप में, सोफिया गैलासो छोटी लड़की के रूप में, राल्फ इनेसन प्रोफेसर क्रेम्पे के रूप में। 5. बर्न गोरमन फ्रिज के रूप में उत्पादन विकास। 2007 में गिलर्मो डेल टोरो ने कहा कि एक प्रोजेक्ट जिसे बनाने के लिए वह हत्या कर देंगे, वह फ्रैंक डाराबोंट की काफी हद तक सही स्क्रिप्ट का हवाला देते हुए फ्रैंकनस्टाइन का एक वफादार मिल्टनियन त्रासदी संस्करण होगा,
जो केनेथ ब्रानक की फिल्म मैरी शेलीज फ्रैंकनस्टाइन में विकसित हुई थी। 6 जनवरी 2008 में उन्होंने खुलासा किया कि वह तब चित्र तैयार करने की प्रक्रिया में थे, जिसे वह फिल्म की दुनिया के लिए एक आधार के रूप में उपयोग करने की उम्मीद करते थे, और इसके अलावा उन्होंने स्क्रिप्ट नोट्स लेना शुरू कर दिया था, लेकिन WGA की हड़ताल होने के बाद रुक गए। 7 अगले महीने डेल टोरो ने अपने विजन के बारे में कहा, मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूं वह मिथक को लेना और उसके साथ कुछ करना है, लेकिन इसे राक्षस का सिर्फ एक शास्त्रीय मिथक बनाए बिना फ्रैंकनस्टाइन और ब्राइड ऑफ फ्रैंकनस्टाइन के तत्वों को मिलाना। उपन्यास के फ्रैंकनस्टाइन के मेरे दिमाग में सबसे अच्छे क्षण अभी तक फिल्माए जाने बाकी है। एकमात्र व्यक्ति जिसने मेरे लिए खालीपन को, राक्षस के दुखद या मिल्टनियन आयाम को नहीं, बल्कि खालीपन को बखूबी दर्शाया है, वह है हैमर फिल्मों में क्रिस्टोफर ली, जहां वह वास्तव में अश्लील रूप से जीवित किसी चीज की तरह दिखता है। बोरिस कार्लोफ ने त्रासदी के तत्व को बखूबी दर्शाया है, लेकिन इसके कई संस्करण हैं, जिसमें फ्रैंक डाराबोंट की वह महान पटकथा भी शामिल है, जिसे अंततः वास्तव में फिल्माया नहीं गया था। 8-9 उसी वर्ष बाद में सितंबर में यूनिवर्सल पिक्चर्स में डेल टोरो की 3 साल की फर्स्ट लुक पिक्चर डील के माध्यम से फिल्म की स्थापना की गई। साथ ही डॉजेकेल और मिस्टर हाइड, स्लॉटर हाउस 5 और ड्रूड सहित कई फिल्मों का निर्देशन करने की घोषणा की गई। 10 डेल टोरो ने प्रेरणा के रूप में बर्नी राइटसन के फ्रैंकस्टीन चित्रों का हवाला दिया और कहा कि फिल्म मैरी शेली के उपन्यास का सीधा रूपांतरण नहीं होगी, बल्कि एक साहसिक कहानी होगी जिसमें प्राणी शामिल है। 11-12 डेल टोरो चाहते गिलर्मो डेल टोरो गोमेज, स्पेनिश, IMO जन्म 9 अक्टूबर 1964, एक मैक्सिकन फिल्म निर्माता, लेखक और कलाकार है। उनके काम की विशेषता परीक्षाओं, गौथिकवाद और डरावनी कहानियों से गहरा जुड़ाव है, जिसमें अक्सर इन शैलियों का सम्मिश्रण होता है, जिसमें विचित्रता में दृश्य या काव्यात्मक सौंदर्य भरने का प्रयास किया जाता है। 1 राक्षसों के प्रति उनका आजीवन आकर्षण रहा है, जिन्हें वे महान शक्ति का प्रतीक मानते हैं। 2 उन्हें फिल्म उद्योग में डार्क फंतासी के अग्रदूत और कीटभक्षी और धार्मिक कल्पना के उपयोग, कैथोलिक धर्म के उनके विषयों, अपूर्णता का जश्न मनाने, अंडरवर्ल्ड रूपांकनों, व्यावहारिक विशेष प्रभावों और प्रमुख एम्बर प्रकाश व्यवस्था के लिए जाना जाता है। 3-4-5 अपने पूरे करियर के दौरान डेल टोरो ने स्पेनिश भाषा की फिल्मों जैसे क्रोनोस 1993, द डेविल्स बैकबोन 2001 और पैन की लेबिरिंथ 2006 और अंग्रेजी भाषा की फिल्मों के बीच बदलाव किया है, जिसमें मिमिक 1997, ब्लेड 2 2002, हेलबॉय 2004 और इसका सीक्वल हेलबॉय 2, द गोल्डन आर्मी 2008, पैसिफिक रिम 2013, क्रिम्सन पीक 2015, द शेप ऑफ वाटर 2017, नाइटमेयर एले 2021 और पिनोचियो 2022 शामिल है। एक निर्माता और लेखक के रूप में उन्होंने द ऑर्फनेज 2007, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क 2010, द हॉबिट फिल्म सीरीज 2012 से 2014, मामा 2013, द बुक ऑफ लाइफ 2014, पैसिफिक रिम, अपराइजिंग 2018, स्केरी स्टोरीज टू टेल इन द डार्क 2019 और द विचेज 2020 जैसी फिल्मों पर काम किया। 2022 में उन्होंने नेटफ्लिक्स एंथोलॉजी हॉरर सीरीज गिलर्मो डेल टोरो की कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज बनाई, जिसमें क्लासिकल हॉरर कहानियों का संग्रह है। चक होगन के साथ उन्होंने द स्ट्रेन उपन्यासों की त्रयी 2009 से 2011 का सहलेखन किया, जिसे बाद में एक कॉमिक बुक श्रृंखला 2011 से 15 और एक लाइव एक्शन टेलीविजन श्रृंखला 2014 से 17 में रूपांतरित किया गया। ड्रीमवर्क्स एनिमेशन और नेटफ्लिक्स के साथ उन्होंने एनिमेटेड फ्रेंचाइजी टेल्स ऑफ आर्केडिया बनाई, जिसमें ट्रोलहंटर्स 2016 से 18, 3 बिलो 2018 से 19 और विजार्ड्स 2020 जैसी श्रृंखलाएं और सीक्वल फिल्म ट्रोलहंटर्स राइज ऑफ द टाइटन्स 2021 शामिल है।
डेल टोरो मैक्सिकन फिल्म निर्माताओं अल्फोंसो क्वारोन और एलेजांद्रो जी इनारितु के करीबी दोस्त है और उन्हें सामूहिक रूप से मैक्सिकन सिनेमा के 3 दोस्त के रूप में जाना जाता है। 6. उन्हें 3 अकादमी पुरस्कार, 3 बाफ्टा पुरस्कार, 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 1 डेटाइम एमी पुरस्कार और 1 गोल्डन लायन सहित कई पुरस्कार मिले हैं। उन्हें 2018 में टाइम पत्रिका की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया था। 7. और उन्हें 2019 में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर मोशन पिक्चर स्टार का दर्जा मिला। 8. प्रारंभिक जीवन डेल टोरो अपनी पहली फीचर फिल्म क्रोनोस का प्रचार करते हुए, जो 1993 में रिलीज हुई थी। गुइलेर्मो डेल टोरो गोमेज 9 का जन्म 9 अक्टूबर 1964 को ग्वाडलजारा, जलिस्को शहर में ग्वाडालूप गोमेज कैम्बरोस और ऑटोमोटिव उद्यमी फेडेरिको डेल टोरो टोरेस के पुत्र के रूप में हुआ था। 10. डेल टोरो स्पेनिश, आयरिश और जर्मन मूल के हैं। 11. एक सख्त कैथोलिक परिवार में पले बड़े। 12. उन्होंने ग्वाडलाजारा परिवार और निवास। डेल टोरो की मुलाकात गायक ग्वाडालूप पिनेडा की चचेरी बहन लोरेंजा न्यूटन से हुई और उन्होंने उनके साथ डेटिंग शुरू कर दी जब वे दोनों ग्वाडलहारा के इंस्टीट्यूटो डी सिएंसियास में पढ़ रहे थे। 1986 में उनकी शादी हुई और सितंबर 2017 में तलाक लेने से पहले उनकी 2 बेटियां हुई। 78, 79, 2021 में उन्होंने किम मॉर्गन से शादी की, जो एक अमेरिकी फिल्म इतिहासकार है और जिनकी पहले कनाडाई फिल्म निर्माता गाय मैडिन से शादी हुई थी। 80, डेल टोरो टोरंटो और लॉस एंजिल्स में घर रखते हैं और हर 6 हफ्ते में अपने परिवार से मिलने अपने गृहनगर ग्वाडलहारा लौटते हैं। 81, उनके पास 2 घर भी है जो खास तौर पर उनकी किताबों, पोस्टर कलाकृतियों और उनके काम से जुड़ी दूसरी चीजों के संग्रह के लिए समर्पित है। उन्होंने बताया, बचपन में मेरा सपना था कि मेरा एक ऐसा घर हो जिसमें गुप्त रास्ते हों और एक ऐसा कमरा हो जहां 24 घंटे बारिश होती रहे। 40 से ज्यादा उम्र का मतलब उन इच्छाओं को पूरा करना है जो आप 7 साल की उम्र से पाल रहे हैं। 24. दृश्य 2007 के एक साक्षात्कार में डेल टोरो ने अपनी राजनीतिक स्थिति को थोड़ा ज्यादा उदार बताया। उन्होंने बताया कि उनकी ज्यादातर फिल्मों के खलनायक, जैसे क्रोनोस का उद्योगपति, हेलबॉय का नाजी, पिनोच्चियो का इतालवी फासीवाद और पेंस लेबिरिंथ का फ्रैंकोवादी, अधिनायकवाद के एक समान गुण से एकजुट है। मुझे संरचना से नफरत है। संस्थाओं में विश्वास के मामले में मैं पूरी तरह से संरचना विरोधी हूं। मुझे उनसे नफरत है। मुझे किसी भी संस्थागत सामाजिक, धार्मिक या आर्थिक चीज से नफरत है। 82, 2009 में डेल टोरो ने निर्देशक राक्षस की आकृति के माध्यम से अपूर्णता की अनुमति देने वाली एक गहरी सफाई थी। राक्षस अपूर्णता के संरक्षक संत है। 91, डेल टोरो फिल्म निर्माण में एआई को लेकर बेहद संशय में है। उन्होंने सितंबर 2024 में ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट को बताया, मैंने एआई का एक डेमो देखा जिसका इस्तेमाल एनिमेशन के लिए किया जा रहा है और मैंने सोचा, ओह, लोग यही सोचते हैं कि एनिमेशन क्या है, संकेत देना और कंप्यूटर इसे कर देता है। एआई ने प्रदर्शित किया है कि यह अर्धसम्मोहक स्क्रीन सेवर बना सकता है। यह अनिवार्य रूप से ऐसा ही है। और मुझे लगता है कि कला का मूल्य यह नहीं है कि इसकी लागत कितनी है और इसके लिए कितने कम प्रयास की आवश्यकता है, बल्कि यह है कि आप इसकी उपस्थिति में कितना जोखिम उठाएंगे। क्या स्क्रीन सेवर दर्शकों को रुलाएंगे क्योंकि उन्होंने एक बेटे, एक मां को खो दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी बर्बाद कर दी? नहीं, एआई उन लोगों के हाथों में है जो इसके बारे में एक उपकरण के रूप में नहीं बल्कि एक समाधान के रूप में सोचते हैं। यह वैकल्पिक होना चाहिए। 92, रुचियां विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय डेल टोरो ने अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की जब उन्होंने अंग्रेजी फिल्म निर्माता अल्फ्रेड हिचकॉक की जीवनी लिखी, जिनकी उन्होंने लंबे समय से प्रशंसा की है। 93, 2010 में
डेल टोरो ने खुलासा किया कि वह वीडियो गेम्स के प्रशंसक है और उन्हें हमारे समय की कॉमिक बुक्स और एक ऐसा माध्यम जिसे बुद्धिजीवियों के बीच कोई सम्मान नहीं मिलता बताया। उन्होंने वीडियो गेम्स इको और शैडो ऑफ द कोलोसस को उत्कृष्ट कृतियां बताया। 94 बाद में उन्होंने एस्टेरॉयड्स, कॉस्मोलॉजी ऑफ क्योटो, गैजेट, इन्वेंशन, ट्रैवल एंड एडवेंचर और गैलागा को अपने निजी पसंदीदा गेम्स बताया। 95 डेल टोरो के पसंदीदा फिल्मी राक्षस है फ्रैंकनस्टाइन का राक्षस, जेनोमोर्फ, गिलमैन, गॉडजिला और द थिंग। 96 विशेष रूप से फ्रैंकनस्टाइन का उनके लिए एक विशेष अर्थ है, फिल्म और साहित्य दोनों में, क्योंकि उनका दावा है कि उनमें फ्रैंकनस्टाइन के प्रति एक हद तक अस्वास्थ्यकर आकर्षण है। उन्होंने कहा, यह मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण किताब है, इसलिए आप जानते हैं कि अगर मैं इसे पढ़ पाऊंगा, जब भी मैं इसे पढ़ पाऊंगा, तो यह सही तरीके से होगा। 97 वह आमतौर पर एक दिन में 3 फिल्में देखते हैं, 98 और ब्राजील, नोस्फेरातु, फ्रीक्स और ब्रैम स्टोकर की ड्रैकुला को अपनी पसंदीदा हॉरर फिल्मों में शामिल करते हैं। 99 100 डेल टोरो जापानी मंगा और एनीमे के भी प्रशंसक है। उन्होंने एनीमे डोरेमोन को अब तक की सबसे महान बच्चों की श्रृंखला कहा है। 101 उन्होंने हयाओ मियाजाकी को अपने प्रभावों में से एक और किसी भी माध्यम में अपने पसंदीदा कहानीकारों में से एक के रूप में उद्धृत किया है। उन्होंने अपने टॉय एनिमेशन और स्टूडियो घिबली प्रोजेक्ट्स जैसे द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ पुस इन बूट्स, हेडी, गर्ल ऑफ द एल्प्स, माई नेबर टोटोरो और द बॉय एंड द हेरॉन के माध्यम से बचपन से वयस्कता तक उनकी शैली और प्रभाव की पहचान की है। उनकी प्रशंसा करते हुए कि कैसे वह केवल फिल्मों में मौजूद एक असंभव सुंदरता को पहचानने की भावना को जागृत करते हैं और यथार्थवादी रूप से क्रूर विषयों को दर्शाते हैं, जो मानवता के सबसे अच्छे और सबसे बुरे को प्रभावित करते हैं। डेल टोरो को विक्टोरियन इंग्लैंड की संस्कृति में गहरी दिलचस्पी है। उन्होंने कहा, मेरे घर की लाइब्रेरी में एक कमरा है जिसका नाम द डिकेंस रूम है। इसमें चार्ल्स डिकेंस, विल्की कॉलिंस और कई अन्य विक्टोरियन उपन्यासकारों की हर कृति मौजूद है, साथ ही विक्टोरियन लंदन और उसके रीति रिवाजों, शिष्टाचार और वास्तुकला पर सैकड़ों रचनाएं भी है। मैं जैक द रिपर का भी प्रशंसक हूं। मेरे संग्रहालय घर में रिप्रोलॉजी का एक बड़ा संग्रह है। 103 2019 में डेल टोरो ने दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम में 7वें अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड (IMO) में भाग लेने के लिए मैक्सिकन टीमों की उड़ानों का भुगतान किया, जब IMO के मैक्सिकन चैप्टर ने घोषणा की कि सरकार ने युवाओं के लिए वित्तपोषण निलंबित कर दिया है। 104 105 डेल टोरो को मेक्सिको के राष्ट्रीय स्वायत्त विश्वविद्यालय UNAM से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त है। नवंबर 2022 में UNAM ने उन्हें संस्कृति में योगदान और युवाओं के प्रति उनके समर्थन के लिए मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। 106 पिता का 1997 में अपहरण। डेल टोरो के पिता फेडेरिको डेल टोरो टोरेस का 1997 के आसपास ग्वाडलहारा में अपहरण कर लिया गया था। डेल टोरो के परिवार को फिरौती के रूप में मूल रूप से मांगी गई राशि का 2 गुना $1 मिलियन देना पड़ा। अपहरण के बारे में जानने के तुरंत बाद, साथ ही फिल्म निर्माता जेम्स कैमरून, जो क्रोनोस के निर्माण के बाद से डेल टोरो के दोस्त है, ने डेल टोरो को फिरौती के लिए भुगतान करने में मदद की पेशकश की, जिसे डेल टोरो ने स्वीकार कर लिया। 107 फेडेरिको के अपहरण के 72 दिन बाद फिरौती का भुगतान किया गया और उसे रिहा कर दिया गया। अपराधियों को कभी नहीं पकड़ा गया, नहीं पैसा कभी बरामद किया गया। 108 इस घटना ने डेल टोरो, उनके माता-पिता और उनके भाई-बहनों को विदेश जाने के लिए प्रेरित किया। रोमन पोलांस्की के समर्थन में एक याचिका पर हस्ताक्षर किए थे, जब पोलांस्की को 1977 में एक 13 वर्षीय लड़की को नशीला पदार्थ देने और उसके साथ बलात्कार करने के आरोपों के संबंध में एक फिल्म समारोह में जाते समय हिरासत में लिया गया था। याचिका में तर्क दिया गया था
कि गिरफ्तारी फिल्म समारोहों की उस परंपरा को कमजोर करेगी जहां कृतियों को स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, और तटस्थ देशों की यात्रा करने वाले फिल्म निर्माताओं को गिरफ्तार करने से ऐसी कार्रवाइयों का द्वार खुल सकता है जिनके प्रभावों के बारे में कोई नहीं जान सकता। 83-84 कैथोलिक परिवार में पले डेल टोरो ने 2009 में चार्ली रोज को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि उनका पालन पोषण अत्यधिक रुग्ण था और कहा, मैं कैथोलिक होने के नाते दया से चूक गया। लेकिन जैसा कि बुनुएल कहा करते थे, मैं नास्तिक हूं, भगवान का शुक्र है। वह जोर देकर कहते हैं कि वह आध्यात्मिक रूप से बुनुएल के साथ नहीं है, और वह एक बार कैथोलिक थे तो एक तरह से हमेशा कैथोलिक ही रहेंगे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, मैं मनुष्य में विश्वास करता हूं, मैं मानव जाति में विश्वास करता हूं, इस दुनिया में घटित सबसे बुरे और सबसे अच्छे रूप में। 85 उन्होंने इस दावे का भी जवाब दिया है कि वह अपनी कला को अपना धर्म मानते हैं। यह है, मेरे लिए कला और कहानी सुनाना मेरे दैनिक जीवन में मौलिक आध्यात्मिक कार्य करते हैं। चाहे मैं अपने बच्चों को सोने से पहले कहानी सुना रहा हूं, या कोई फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूं, या कोई लघु कहानी या उपन्यास लिख रहा हूं, मैं इसे बहुत गंभीरता से लेता हूं। 24 फिर भी मैक्सिकन अस्पताल में स्वयंसेवा करते समय मानव भ्रूणों के हेर को देखने के बाद वह एक उग्र नास्तिक बन गए। 86 उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से कैथोलिक चर्च फ्रेंकोइस्ट स्पेन का अनुपालन करता था, उससे वह भयभीत थे, और यहाँ तक कि उनकी एक फिल्म में एक चरित्र ने उद्धृत किया कि वास्तविक पुजारी एकाग्रता शिविरों में रिपब्लिकन गुट के सदस्यों से क्या कहेंगे। 87 अंग्रेजी लेखक C.S. लुईस की धार्मिक मान्यताओं की खोज करने पर डेल टोरो ने कहा कि वह अब लुईस और उनके काम से संबंधित नहीं हो सकते, हालांकि पहले ऐसा हो चुका था। 88 उन्होंने लुईस को उनके लिए बहुत कैथोलिक बताया, इस तथ्य के बावजूद कि लुईस कभी कैथोलिक नहीं थे। 89 डेल टोरो कैथोलिक धर्म का पूरी तरह से तिरस्कार नहीं करते, और उनकी पृष्ठभूमि उनके काम को प्रभावित करती रहती है। द शेप ऑफ वाटर पर चर्चा करते हुए उन्होंने फिल्म पर कैथोलिक प्रभाव का जिक्र किया। एक बहुत ही कैथोलिक धारणा है विनम्र शक्ति या विनम्रता की शक्ति, जो अंत में एक ईश्वरीय आकृति के रूप में प्रकट होती है। इसका प्रयोग परियों की कहानियों में भी किया गया है। परियों की कहानियों में वास्तव में कहानियों की एक पूरी श्रृंखला होती है जिसे द मैजिकल फिश शीर्षक में समेटा जा सकता है, और यह कोई रहस्य नहीं है कि मछली एक ईसाई प्रतीक है। उसी साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि मृत्यु के बाद जीवन है, मुझे नहीं लगता, लेकिन मेरा मानना है कि हमें यह स्पष्टता अपने जीवन के अंतिम क्षण में मिलती है। हमने जो उपाधियां हासिल कीं, जो सम्मान हमने हासिल किए, वे सब लुप्त हो जाते हैं। आप अपने साथ, अपने कर्मों और उन चीजों के साथ अकेले रह जाते हैं जो आपने नहीं कीं, और स्पष्टता का वह क्षण आपको या तो शांति देता है या सबसे भयानक भय, क्योंकि आखिरकार आपके पास कोई आवरण नहीं होता, और आपको आखिरकार एहसास होता है कि आप वास्तव में कौन है। 90 अपनी पुस्तक और प्रदर्शनी गिलर्मो डेल टोरो एट होम विद मॉन्स्टर्स के लिए एक साक्षात्कार में डेल टोरो ने 2016 में कहा था, मैक्सिकन कैथोलिक हठधर्मिता का एक बड़ा हिस्सा, जिस तरह से इसे पढ़ाया जाता है, यह अनुग्रह की स्थिति में मौजूद रहने के बारे में है, जिसे दुनिया और खुद के बहुत गहरे दृष्टिकोण के साथ सामंजस्य स्थापित करना मेरे लिए असंभव था, यहाँ तक कि एक बच्चे के रूप में भी। मैं क्रोध या ईर्ष्या जैसे आवेगों को समझ नहीं पाया, और जब मैं बड़ा हुआ तो अधिक जटिल वाले, आप जानते हैं। मुझे लगा कि एक डेल टोरो ने पैसिफिक रिम का निर्देशन किया, जो डेल टोरो और ट्रेविस बीचम की पटकथा पर आधारित एक विज्ञान कथा फिल्म थी। फिल्म में विशाल राक्षस प्रशांत महासागर से उठते हैं और प्रमुख शहरों पर हमला करते हैं, जिससे मनुष्य जैगर नामक विशाल मेचा सूट से जवाबी कार्रवाई करते हैं। डेल टोरो ने टिप्पणी की, यह मेरी सबसे साधारण फिल्म है, इसमें सब कुछ है। इसका पैमाना बहुत बड़ा है,
और मैं बस एक बड़ा बच्चा हूं जो मजे कर रहा हूं। 34। यह फिल्म 12 जुलाई 2013 को रिलीज हुई और इसने बॉक्स ऑफिस पर $411 मिलियन की कमाई की। डेल टोरो ने नाइट जीरो का निर्देशन किया, जो द स्ट्रेन का पायलट एपिसोड था। यह डेल टोरो और चक होगन की इसी नाम की उपन्यास त्रयी पर आधारित एक वैम्पायर हॉरर टेलीविजन सीरीज है। एफएक्स ने पायलट एपिसोड का निर्माण करवाया था, जिसकी पटकथा डेल टोरो ने होगन के साथ लिखी थी और इसे सितंबर 2013 में टोरंटो में फिल्माया गया था। 35। 36। एफएक्स ने 19 नवंबर 2013 को सीरीज के लिए 13 एपिसोड वाले पहले सीजन का आदेश दिया और सीरीज का प्रीमियर 13 जुलाई 2014 को हुआ। 37। द स्ट्रेन के पायलट एपिसोड के बाद डेल टोरो ने क्रिम्सन पीक का निर्देशन किया, जो एक गॉथिक हॉरर फिल्म थी जिसे उन्होंने मैथ्यू रॉबिन्स और लुसिंडा कॉक्स के साथ मिलकर लिखा था। डेल टोरो ने द ओमेन, द एक्सॉर्सिस्ट और द शाइनिंग को प्रभावों के रूप में उद्धृत करते हुए फिल्म को एक बहुत ही सेट उन्मुख, शास्त्रीय लेकिन साथ ही आधुनिक भूत की कहानी का रूप दिया बताया है। डेल टोरो ने यह भी कहा, मुझे लगता है कि लोगों को फाउंड फुटेज या बी-वैल्यू बजट के रूप में किए गए डरावने विषयों की आदत हो रही है। मैं चाहता था कि यह एक थ्रोबैक जैसा लगे। जेसिका चैस्टेन, टॉम हिडलस्टन, मिया वासिकोव्स्का और चार्ली हन्नम ने फिल्म में अभिनय किया। 38। 39। उत्पादन फरवरी 2014 में टोरंटो में शुरू हुआ। 40। उन्हें 2015 के कान फिल्म महोत्सव के मुख्य प्रतियोगिता खंड के लिए जूरी में चुना गया था। 41। 42। 2017 से 2019 पुरस्कार सफलता और प्रशंसा 2015 में सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में डेल टोरो ने शीत युद्ध ड्रामा फिल्म द शेप ऑफ वाटर का निर्देशन किया, जिसमें सैली हॉकिंस, ऑक्टेविया स्पेंसर और माइकल शैनन ने अभिनय किया। 43। फिल्मांकन 15 अगस्त 2016 को टोरंटो में शुरू हुआ। 44, 45, 46 और 12 सप्ताह बाद लपेटा गया। 47, 31 अगस्त 2017 को फिल्म का प्रीमियर 74वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मुख्य प्रतियोगिता खंड में हुआ, जहां इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन लायन से सम्मानित किया गया, जिससे डेल टोरो यह पुरस्कार जीतने वाले पहले मैक्सिकन निर्देशक बन गए। 48, 49 फिल्म एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता बन गई और कई प्रशंसाएं जीतने के लिए आगे बढ़ेगी, जिसमें सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार शामिल है, जिसमें डेल टोरो ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। डेल टोरो ने जापानी वीडियो गेम डिजाइनर हिदेयो कोजिमा के साथ मिलकर पीटी का निर्माण किया, जो नवे साइलेंट हिल गेम के लिए एक खेलने योग्य ट्रेलर होने का इरादा रखता था, जिसे रद्द कर दिया गया था। 50 प्रमुख विवादों के बीच डेमो को प्लेस्टेशन नेटवर्क से भी हटा दिया गया था। 2009 में D23 एक्सपो में उनकी डबल डेयर यू प्रोडक्शन कंपनी और डिज्नी ने डार्क एनिमेटेड फिल्मों की एक लाइन के लिए एक प्रोडक्शन डील की घोषणा की। लेबल की घोषणा एक मूल एनिमेटेड प्रोजेक्ट ट्रोल हंटर्स टेल्स ऑफ आर्केडिया के साथ की गई थी। 51, 52 हालांकि डेल टोरो ने 2010 के अंत में ड्रीमवर्क्स एनिमेशन में अपना सौदा स्थानांतरित कर दिया। 53, 2017 में डेल टोरो ने गिलर्मो डेल टोरो एट होम विद मॉन्स्टर्स नामक एक प्रदर्शनी लगाई थी, जिसमें उनके चित्रों, रेखाचित्रों, मॉकेट्स, कलाकृतियों और कॉन्सेप्ट फिल्म कला का संग्रह प्रदर्शित किया गया था। 55 यह प्रदर्शनी 1 अगस्त 2016 से 27 नवंबर 2016 तक लॉस एंजल्स काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट में। 56 5 मार्च 2017 से 28 मई 2017 तक मिनियापोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट में। 57 और 30 सितंबर 2017 से 7 जनवरी 2018 तक टोरंटो में आर्ट गैलरी ऑफ ओंटारियो में चली थी। 58 प्रदर्शनी के बारे में एक पुस्तक भी प्रकाशित की गई थी। 59 2019 में डेल टोरो हिदेयो कोजिमा के वीडियो गेम डेथ स्ट्रैंडिंग में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने डेडमैन के चरित्र के प्रति अपनी समानता दिखाई। 2020
वर्तमान करियर विस्तार 2016 में एनएसी में गुइलेर्मो डेल टोरो। दिसंबर 2017 में सर्चलाइट पिक्चर्स ने घोषणा की कि डेल टोरो विलियम लिंडसे ग्रेशम के 1946 के उपन्यास नाइटमेयर एले के एक नए रूपांतरण का निर्देशन करेंगे, जिसकी पटकथा उन्होंने अपनी भावी पत्नी किम मॉर्गन के साथ मिलकर लिखी थी। 2019 में यह बताया गया कि ब्रैडली कूपर, केट ब्लैंचेट, टोनी कोलेट और रूनी मारा ने फिल्म में अभिनय करने के लिए सौदे बंद कर दिए थे, जो जनवरी 2020 में निर्माण में चला गया। 61-62 इसे दिसंबर 2021 में सकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 4 अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। 2008 में डेल टोरो ने घोषणा की कि वह इतालवी उपन्यास द एडवेंचर्स ऑफ पिनोचियो के एक डार्क स्टॉप मोशन फिल्म रूपांतरण पर काम कर रहे हैं, जिसका सहनिर्देशन एडम पेरिश किंग करेंगे, जिसका प्रोडक्शन जिम हेंसन कंपनी करेगी और संगीत निक केव देंगे। 64 यह परियोजना 1 दशक से अधिक समय से विकास में थी। प्री प्रोडक्शन स्टूडियो शैडो मशीन द्वारा शुरू किया गया था। 2017 में डेल टोरो ने घोषणा की कि पैट्रिक मैकहेल फिल्म की पटकथा का सहलेखन कर रहे हैं। 65 उसी वर्ष डेल टोरो ने 74वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में खुलासा किया कि बेनिटो मुसोलिनी के उदय के दौरान फिल्म की फिर से कल्पना की जाएगी। 67 अक्टूबर 2018 में यह घोषणा की गई कि फिल्म को पुनर्जीवित किया गया है। नेटफ्लिक्स इस परियोजना का समर्थन कर रहा है। नेटफ्लिक्स ने पहले ट्रोलहंटर्स में डेल टोरो के साथ सहयोग किया था। परियोजना के कई विवरण समान हैं, लेकिन अब एडम पेरिश किंग के बजाय मार्क गुस्ताफसन सहनिर्देशन कर रहे हैं। इसका प्रीमियर बीएफआई लंदन फिल्म फेस्टिवल में 15 अक्टूबर 2022 को हुआ। 68 और दिसंबर में नेटफ्लिक्स पर निर्धारित रिलीज से पहले उसी वर्ष 9 नवंबर को एक नाटकीय रिलीज प्राप्त हुई। 69 फिल्म ने 95वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर जीता। 70 मार्च 2023 में यह पुष्टि की गई कि डेल टोरो अगली बार अपनी लंबे समय से विकास में चल रही फ्रैंकनस्टाइन फिल्म का निर्देशन करेंगे, जो अब नेटफ्लिक्स पर आधारित है। 71 उस बिंदु तक अपनी फिल्मोग्राफी में फिल्म के महत्व के बारे में बोलते हुए डेल टोरो ने कहा, यह फिल्म चक्र को बंद करती है। यदि आप वंशावली को देखें, क्रोनोस से द डेविल्स बैकबोन तक, पेन की भूल भुलैया से क्रिम्सन पीक तक, यह एक निश्चित प्रकार का विकास है, सौंदर्यशास्त्र, और एक निश्चित प्रकार की लय, और एक निश्चित प्रकार की सहानुभूति। मुझे लगता है कि मुझे एक बदलाव की जरूरत है। आप कभी नहीं जानते, लेकिन अभी मेरी इच्छा कुछ बहुत अलग करने की कोशिश करने की है। 72 आगामी ऑस्कर इसाक हर्नांडेज एस्ट्राडा, जन्म 9 मार्च 1979, एक अमेरिकी अभिनेता है। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए पहचाने जाने वाले उन्हें हॉलीवुड में लातीनी किरदारों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें 2017 में वैनिटी फेयर द्वारा अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और 2020 में द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा 21वीं सदी के 25 महानतम अभिनेताओं में से एक चुना गया था। उनके पुरस्कारों में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन शामिल है। 2016 में उन्हें टाइम पत्रिका की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया था। ग्वाटेमाला में जन्मे इसाक अपने परिवार के साथ एक शिशु के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। एक किशोर के रूप में वह एक पंक बैंड में शामिल हो गए, नाटकों में अभिनय किया और एक छोटी भूमिका में अपनी फिल्म की शुरुआत की। जुइलियार्ड स्कूल के स्नातक, इसाक 2000 के दशक के अधिकांश समय में फिल्मों में एक चरित्र अभिनेता थे। उनकी पहली प्रमुख भूमिका बाइबिल नाटक द नेटिविटी स्टोरी 2006 में जोसेफ की थी और उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई फिल्म बालिबो 2009 में राजनीतिक नेता जोस रामोस होर्ता को चित्रित करने के लिए सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का आक्ता पुरस्कार जीता। रॉबिन हुड 2010
और ड्राइव 2011 में सहायक भूमिकाएं निभाने के लिए प्रशंसा प्राप्त करने के बाद इसाक को संगीत नाटक इनसाइड लेविन डेविस 2013, आईजैक का करियर क्राइम ड्रामा ए मोस्ट वायलेंट ईयर 2014, थ्रिलर एक्स मशीना 2015 और सुपरहीरो फिल्म एक्समेन एपोकेलिप्स 2016 में प्रमुख भूमिकाओं के साथ आगे बढ़ा। स्टार वार्स सीक्वल ट्रायोलॉजी 2015 से 2019 में पो डेमरोन की भूमिका के साथ वह एक वैश्विक स्टार बन गए। आईजैक ने ऐतिहासिक ड्रामा ऑपरेशन फिनाले 2018 में अभिनय किया, जो उनके निर्माण में पहला कदम था। विज्ञान कथा फिल्में एनिहिलेशन 2018 और ड्यून 2021, क्राइम ड्रामा द कार्ड काउंटर 2021 और एनिमेटेड सुपरहीरो फिल्म स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स 2023। टेलीविजन पर आईजैक 3 लघु श्रृंखलाओं में मुख्य भूमिका में थे। शो मी अ हीरो 2015, जिसमें निक वासिको की भूमिका ने उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिलाया, सीन्स फ्रॉम अ मैरिज 2021 और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मून नाइट 2022। उनके रंगमंचीय कार्यों में रोमियो एंड जूलियट 2007, हेमलेट 2017 और द साइन इन सिडनी ब्रस्टीन्स विंडो 2023 में शीर्षक भूमिकाएं शामिल है। प्रारंभिक जीवन। ऑस्कर इसाक हर्नांडेज एस्ट्रारा का जन्म 9 मार्च 1979 को ग्वाटेमाला सिटी में एक ग्वाटेमाला की मां, मारिया यूजेनिया एस्ट्रारा निकोल और एक क्यूबा के पिता, ऑस्कर गोंजालो हर्नांडेज कैनो, जो एक पल्मोनोलॉजिस्ट थे, के घर हुआ था। 2, 3, उनकी एक बड़ी बहन, जलवायु वैज्ञानिक निकोल और एक छोटा भाई, पत्रकार माइक है। 4, 5, इसाक का परिवार जब वह 5 महीने का था, तब अमेरिका आ गया था और वे अक्सर देश भर में घूमते रहे, बाल्टीमोर, न्यू ऑरलियंस और मियामी में रहे, जहां वे अंततः बस गए। 6, इसाक 2006 में संयुक्त राज्य का नागरिक बन गया। 7, उनके दादा के माध्यम से उनका मूल फ्रांसीसी है और वे खुद को कई चीजों का एक बड़ा मिश्रण बताते हैं। 8, वह अंग्रेजी और स्पेनिश बोलते हैं। 9, इसहाक ने दक्षिणी फ्लोरिडा के वेस्टमिंस्टर क्रिश्चियन स्कूल में निजी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई की। 10, छोटी उम्र से ही संगीत और फिल्म सामग्री बनाने के लिए आकर्षित, उन्होंने मियामी में बड़े होने के दौरान संघर्ष किया, जो उनके विचार में अपनी रूढ़िवादी प्रकृति के कारण कला के लिए एक समृद्ध स्थान नहीं था। जब वह 4 साल का था, तो उसने और उसकी बहन ने अपने पिछवाड़े में नाटकों का आयोजन किया। 11, 12, लगभग 10 साल की उम्र में इसहाक ने द एवेंजर नामक एक घरेलू फिल्म बनाई, जिसमें उन्होंने दोहरे किरदार निभाए। उन्होंने स्कूल के नाटकों में भी भाग लिया। 13, उन्होंने अपना पहला नाटक 5वीं कक्षा में लिखा था। यह नूह के संदूक की बाइबिल की कहानी पर आधारित था और इसमें एक संदिग्ध प्लेटिपस दिखाया गया था। 14, उन्हें लोगों के सामने प्रदर्शन करने में बहुत खुशी मिलती थी। इसहाक ने न्यूयॉर्क शहर के जुलियार्ड स्कूल में अभिनय का अध्ययन किया। एक धार्मिक परिवार में पले बड़े, आईजैक एक विद्रोही बच्चा था और स्कूल में उत्पात मचाना पसंद करता था। 2015 के एक साक्षात्कार में उसने याद किया, मैंने जिम में आग बुझाने वाला यंत्र जला दिया, एक भित्ति चित्र को खराब कर दिया, बस बेवकूफ़ी भरी बातें। 16, एक समय पर उसके शिक्षक ने कार्डबोर्ड के एक टुकड़े से उसकी डेस्क को बाकी कक्षा से अलग कर दिया। आईजैक को अंततः निष्कासित कर दिया गया। 10, 1992 में तूफान एंड्रयू ने मियामी में उसके परिवार के घर को नष्ट कर दिया। 11, लगभग इसी समय उसके माता पिता का तलाक हो गया और वह अपनी मां के साथ पाम बीच चला गया, जहां उसने एक पब्लिक हाई स्कूल में पढ़ाई की। आईजैक को अपना नया स्कूल पसंद आया और उसने एक ट्रेलर पार्क में मिले लड़कों के साथ एक बैंड बनाया। 6, उसने संगीत सीखा, गिटार बजाया और क्वेंटिन टारनटिनो के काम से प्रेरित होकर घर पर ही फिल्में बनाना जारी रखा। एक्शन फिल्में, ढेर सारा खून और कारों के साथ। 16, 17, आईजैक ने अपने संगीत के वर्षों को एक सीधी सादी जीवन शैली जीते हुए बिताया।
14 साल की उम्र में इसहाक और उनके बैंड के साथियों ने एक टैलेंट शो में निर्वाण के रेप मी का प्रदर्शन किया और हार गए। 6 उन्होंने सेंटाल्यूसेस कम्युनिटी हाई स्कूल 18 में पढ़ाई की और 1998 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसहाक द ब्लिंकिंग अंडरडॉग्स नामक एक स्का पंक बैंड में शामिल हो गए, जिसने ग्रीन डे के लिए शुरुआत करते हुए कुछ सफलता हासिल की। 1911 इस दौरान इसहाक ने एक कास्टिंग निर्देशक के साथ 2 दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया और स्वतंत्र फिल्म इल्टाउन 1998 में एक संक्षिप्त भूमिका निभाई। 2011 मियामी बीच में एरिया स्टेज कंपनी में कलात्मक निर्देशक जॉन रोडाज के साथ एक आकस्मिक मुलाकात के परिणामस्वरूप मंच पर कई भूमिकाएं मिलीं। इसहाक ने अगली बार जोसेफ एडलर के 2000 के प्रोडक्शंस दिस इज अवर यूथ उनके अपने शब्दों में मियामी में ऑस्कर हर्नांडेज कहलाना जॉन स्मिथ कहलाने जैसा है, फोन बुक में हमारे 15 पन्ने हैं। आर्थिक रूप से अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने उस अस्पताल में अर्दली के रूप में काम किया जहां उनके पिता काम करते थे। 17 अपने करियर के चुनाव को लेकर अनिश्चित, इसहाक ने एक समय पर मरीन में भर्ती होने पर विचार किया। उनके पिता ने शुरुआत में इसे अस्वीकार कर दिया था, लेकिन इसहाक ने भर्तीकर्ताओं से उन्हें मना लिया। परीक्षा देने के बाद इसहाक ने कहा कि वह सैन्य रिजर्व में लड़ाकू फोटोग्राफी करना चाहते हैं, एक ऐसी नौकरी जो उन्होंने नहीं दी। 6 इसके बजाय उन्होंने मियामी डेड कॉलेज में प्रदर्शन कला का अध्ययन किया और नाटकों में अभिनय करना जारी रखा। 18 क्यूबा में नाटक व्हेन इट्स कॉकटेल टाइम के ऑफ ब्रॉडवे प्रोडक्शन में एक युवा फिदेल कास्त्रो की भूमिका निभाने के लिए न्यूयॉर्क शहर की यात्रा के दौरान उन्होंने जुलियार्ड स्कूल में अध्ययन के लिए सफलतापूर्वक ऑडिशन दिया। 6 वहां एक छात्र के रूप में उन्हें मैकबेथ के एक प्रोडक्शन में कास्ट किया गया और उन्होंने फिल्म ऑल अबाउट द बेंजामिन्स 2002 में काम किया। 2014 में इसहाक थ्रिलर द टू फेसेस ऑफ जनवरी में दिखाई दिए, जिसमें विगो मोर्टेंसन और कर्स्टन डंस्ट के साथ अभिनय किया। 37 उन्होंने जेसी चंदोर की ए मोस्ट वायलेंट ईयर 2014 में जेसिका चेस्टेन के साथ अभिनय किया, जिसमें उन्होंने अभिनेता जेवियर बार्डेम की जगह ली। 74 इसहाक द्वारा गैंगस्टरों के बिना एक गैंगस्टर फिल्म के रूप में वर्णित 37 फिल्म उनके चरित्र एबेल मोरालेस का अनुसरण करती है, जो एक हीटिंग ऑयल कंपनी का महत्वाकांक्षी मालिक है, जो हिंसक अपराध से ग्रस्त शहर में अपने व्यवसाय की रक्षा करने के लिए दृढ़ है। 75 चंदोर पहली बार इसहाक से चेस्टेन के आग्रह पर मिले और उन्हें सटीक, जंगली और जीवित पाकर उन्हें भाग में कास्ट किया। 48 76 मोरालेस के द्वंद्व से प्रभावित, ठंडा, गन्ना करने वाला व्यवसायी, लेकिन साथ ही बेहद भावुक, इसहाक ने इस भूमिका की तैयारी के लिए समाजोक्तो और कॉरपोरेट अमेरिका के बारे में किताबें पढ़ी। 77 78 फिल्म अपना बजट वसूल करने में असफल रही, लेकिन आलोचनात्मक रूप से सफल रही। 79 80 द वाशिंगटन पोस्ट की एन हॉर्नरे ने इसहाक की ए मोस्ट वायलेंट ईयर के पहले क्षण से लेकर आखिरी क्षण तक उस कौशल में एक मास्टर क्लास देने के लिए प्रशंसा की और कहा, वह एक प्रभावशाली स्क्रीन उपस्थिति है, तब भी जब वह कुछ नहीं कह रहा होता है। 81 द न्यू यॉर्कर के टेड फ्रेंड का मानना था कि इसहाक का चित्रण अभिनेता ट्रीट विलियम्स, डस्टिन हॉफमैन और अल पचिनो के काम की याद दिलाता है। मुख्यधारा की सफलता 2015 से 2017 2015 में आइजैक ने साइंस फिक्शन फिल्म एक्स मशीना में एक ह्यूमनॉइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकांतप्रिय आविष्कारक नाथन हेमलेट बेटमैन का किरदार निभाया था। उन्होंने अपने किरदार के लुक और लहजे को निर्देशक स्टेनली कुब्रिक पर आधारित किया और उनके बोलने के तरीके को देखा। 84 आइजैक ने बेटमैन के व्यक्तित्व को शतरंज चैंपियन बॉबी फिशर के अनुरूप बनाया और फिल्मांकन के दौरान लगातार कुछ कदम आगे रहने की कोशिश करने की उस विधा में आने के लिए खेल खेला। 84 एक्स मशीना एक व्यावसायिक और आलोचनात्मक सफलता थी। 85 86
जिसमें आईजैक के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। 87 रोजरिबर्ट.com के मैट जोलर-सेज ने आईजैक की एक विद्युतीकरण स्टार गुणवत्ता, क्रूरतापूर्वक उपहास करने वाली लेकिन किसी तरह रमणीय, प्रेरक और बौद्धिक रूप से विश्वसनीय होने के लिए सराहना की। 89 स्टार वार्स द फोर्स अवेकन्स की शूटिंग पूरी करने के तुरंत बाद इसाक से इस भूमिका के लिए संपर्क किया गया था। हालांकि उन्हें कहानी आकर्षक लगी, लेकिन शुरुआत में वह इस पर हस्ताक्षर करने से हिचक रहे थे क्योंकि यह उनके लिए थोड़ी अभेद्य थी। वासिकस्को के मीडिया से बातचीत करने के फुटेज देखने के बाद वह सहमत हुए। 90 क्योंकि एक शो की लंबाई आमतौर पर एक फिल्म से अधिक होती है, इसाक को मिनी सीरीज का फिल्मांकन थोड़ा अधिक कठिन लगा और वह इसके 6 घंटे के प्रारूप को लेकर संशय में थे। 90 इसाक के प्रदर्शन, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिलाया, 89 को आलोचकों द्वारा सराहा गया। 91 द न्यू यॉर्कर की एमिली नुसबाम ने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा, एक स्टार का प्रदर्शन जो उन दृश्यों को उभारने के लिए पर्याप्त चुस्त है जो एजिट प्रॉप में बदल सकते हैं। इसाक 2016 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, जहां उनकी फिल्म द प्रॉमिस का प्रीमियर हुआ था, इसहाक ने महाकाव्य अंतरिक्ष ओपेरा फिल्म स्टार वार्स द फोर्स अवेकेन्स 2015 में एक स्विंग पायलट पो डेमरोन की भूमिका निभाई। बचपन से ही स्टार वार्स फिल्में पसंद करने के कारण उन्होंने शुरू में खुद को इस भूमिका के लिए अयोग्य माना। लेकिन निर्देशक जे अब्राम्स ने उन्हें एक बैठक में मना लिया। 93 इनसाइड लेविन डेविस के प्रशंसक, अब्राम्स ने इसहाक को एक भूमिका के लिए मिलने वाले से कहीं अधिक परिष्कृत अभिनेता के रूप में वर्णित किया। 7 इसहाक ने अब्राम्स को सुझाव दिया कि उनका किरदार चंद्रमा यविन 4 से हो, जो पहली बार स्टार वार्स 1977 में उनके देश ग्वाटेमाला में फिल्माए गए दृश्यों में दिखाई दिया था। इस विचार को शामिल किया गया था। 94 द फोर्स अवेकेन्स को फिल्माते समय 93 भूमिका की तैयारी में इसहाक ने युद्ध के बारे में पढ़ा, जिसमें व्हाट इट्स लाइक टू गो टू वॉर नामक एक किताब भी शामिल थी। 95 द फोर्स अवेकन्स को सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में $2 बिलियन की कमाई की, जो 2015 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 96 फोर्ब्स और द रैप के आलोचकों ने इसहाक सहित कलाकारों की प्रशंसा करते हुए उन्हें बेहद शानदार बताया। 98 और दिलचस्प कलाकार कहा, जो बहुत जल्दी मजबूत छाप छोड़ते हैं और जो इतने करिश्माई है कि हमें उनके किरदारों की परवाह करने पर मजबूर कर देते हैं। 99 इसहाक ने फिल्म एक्स-मेन एपोकैलिप्स 2016 में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाने के लिए सहमति व्यक्त की क्योंकि वह बचपन से ही एक्स-मेन कॉमिक पुस्तकों का प्रशंसक था। 100 उन्होंने व्यापक मेकअप और प्रोस्थेटिक्स करवाया और 40 पाउंड का सूट। प्रारंभिक भूमिकाएं 2005 से 2010। जुइलियार्ड से स्नातक होने के बाद इसहाक ने संगीत लिखना जारी रखा और न्यूयॉर्क के छोटे क्लबों में प्रदर्शन किया और द पब्लिक थिएटर में टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना 2005 में प्रोटीज की भूमिका निभाई। 17 अगले वर्ष उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी सेंटर के ब्यूटी ऑफ द फादर के निर्माण में फेडेरिको गार्सिया लोरका को चित्रित किया। वैरायटी के डेविड रूनी ने टिप्पणी की कि उनके व्यंग्यपूर्ण हास्य का इंजेक्शन स्वागत योग्य हल्कापन प्रदान करता है। 26 इसके अलावा 2006 में वह संक्षेप में टेलीविजन श्रृंखला लॉ एंड ऑर्डर क्रिमिनल इंटेंट में दिखाई दिए। 27 और बाइबिल के महाकाव्य द नेटिविटी स्टोरी में जोसेफ की भूमिका निभाई, केशा कैसलह्यूजेस के विपरीत। यह वेटिकन सिटी में अपना विश्व प्रीमियर आयोजित करने वाली पहली फिल्म थी। 28 जोसेफ की पृष्ठभूमि को बेहतर ढंग से समझने के लिए उन्होंने द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जीसस द मसीहा नामक पुस्तक पढ़ी। 29 फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और इसने $35 मिलियन के बजट के मुकाबले $46 मिलियन की कमाई की। 31 द एबॉट्सफोर्ड न्यूज के एक आलोचक ने लिखा कि इसाक ने भूमिका में एक ताजगी और भेद्यता लाई, जिसका आमतौर पर इसमें अभाव होता है।
32 द ऑस्टिन क्रॉनिकल के टोडी बर्टन ने इसाक को प्यारा पाया, फिर भी सोचा कि उनके चरित्र का निस्वार्थ व्यक्तित्व उन्हें अवास्तविक लगता है। 33 इसहाक ने पब्लिक थिएटर के रोमियो एंड जूलियट 2007 में लॉरेन एम्ब्रोस के साथ रोमियो की भूमिका निभाई। 34 द रिकॉर्ड के मिशेल डैनियल का मानना था कि एक काफी युवा और अनुभवहीन इसहाक को एम्ब्रोस ने ढक दिया था, लेकिन उनके पास एक उत्साही भाषण और एक भावुक व्यवहार था। 35 2000 के दशक के बाकी हिस्सों में इसहाक ने फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाई। थ्रिलर द लाइफ बिफोर हर आइज 2007, बायोपिक चे 2008, जासूसी थ्रिलर बॉडी ऑफ लाइज 2008 और स्पेनिश ऐतिहासिक ड्रामा अगोरा 2009। 36 37 रटगर्स यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक में, जो 2010 के दशक में उभरते अभिनेताओं के प्रदर्शन का विश्लेषण करती है, रिक वार्नर का मानना था। 38 इसहाक ने बालिबो 2009 में जोस रामोस होर्ता की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का आक्ता पुरस्कार जीता। 39 पॉप मैटर्स के क्रिस बारसांती ने कहा कि उन्होंने अपनी भूमिका अविश्वसनीय आकर्षण के साथ निभाई। 40 स्लैंट मैगजीन के आर कर्ट ओसेनलंड के अनुसार बालिबो के बाद इसहाक एक सच्चे दृश्यचोर बन गए। 41 इसहाक ने 2010 के दशक की शुरुआत फिल्म रॉबिन हुड में खलनायक किंग जॉन की भूमिका के साथ की। 37 तैयारी में उन्होंने चरित्र के बारे में पढ़ा और निर्देशक रिडले स्कॉट के साथ विचार साझा किए कि उसे कैसे चित्रित किया जाए। उन्हें खलनायक की भूमिका निभाना पसंद था, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई उन्हें पसंद करने योग्य बनाने की चिंता नहीं करता है, जिससे वह अपने चरित्र के अधिक पहलुओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। 42 फिल्म को मिश्रित आलोचनात्मक सहमति मिली और इसने $200 मिलियन के बजट के मुकाबले $321 मिलियन की कमाई की। 43 44 आर कर्ट ओसेनलंड के लिए इसहाक ने कुशलतापूर्वक रसेल क्रो, जिन्होंने रॉबिन हुड की भूमिका निभाई, को पीछे छोड़ दिया किया और फिर किया जाने वाली भूमिका में नया चुंबकीय जहर ला दिया। 41 सफलता 2011 से 2014। 2011 में इसहाक को कई सहायक भूमिकाओं के लिए पहचान मिली। 45 उस वर्ष उनकी पहली भूमिका जैक स्नाइडर की सकर पंच में एक शरण के अर्दली की थी, जिसके लिए उन्होंने व्यापक मेकअप लगाया था। इसहाक ने सेट पर अभिनेताओं के इनपुट के लिए स्नाइडर के खुलेपन का श्रेय दिया। 46 47 उन्होंने मैडोना की वी 2011 में एक सुरक्षा गार्ड की भूमिका निभाई, जो एक महत्वपूर्ण विफलता थी जिसे ब्रिटिश वोग ने उनकी एक गलतफहमी के रूप में देखा। 48 हालांकि इंडीवायर के ड्रू टेलर का मानना था कि वह फिल्म के कुछ सार्थक पहलुओं में से एक थे। 49 इसके बाद इसहाक ने 10 ईयर्स में एक संगीतकार की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने अपना खुद का गाना नेवर हैड गाया। 50 51 शुरुआत में ड्राइव को लेकर झिझक के बाद उन्होंने रेफन और पटकथा लेखक हुसैन अमीनी के साथ चरित्र के अधिक सूक्ष्म और कम रूढ़िवादी संस्करण पर काम करने के बाद प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 45 द हॉलीवुड रिपोर्टर के टॉड मैकार्थी ने इसहाक की अप्रत्याशित बुद्धिमत्ता और ईमानदारी की प्रशंसा की। 2022 में कॉमिक बुक रिसोर्सेज के लिए लिखते हुए मैडिसन डियाजम ने फिल्म को इसहाक की तनाव पैदा करने की क्षमता का प्रारंभिक प्रमाण कहा। 52 53 ड्राइव ने $15 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 81.3 मिलियन कमाए। 54 2013 में न्यूयॉर्क सिटी में वॉन्ट बैक डाउन के प्रीमियर पर इसहाक की 2012 में 4 फिल्में रिलीज हुई। उनकी पहली मैक्सिकन महाकाव्य ऐतिहासिक ड्रामा फॉर ग्रेटर ग्लोरी में उन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई थी। 55 जिसके लिए उन्हें पसंदीदा मूवी अभिनेता सहायक भूमिका के लिए अल्मा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 56 कॉमेडी ड्रामा रिवेंज फॉर जॉली में मुख्य किरदार के चचेरे भाई की भूमिका निभाने के बाद 57 इसहाक एक्शन थ्रिलर द बॉर्न लिगेसी में दिखाई दिए। निर्देशक टोनी गिलरॉय ने
मूल रूप से इसहाक को बाद में मुख्य भूमिका के लिए माना था, लेकिन फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने किसी अज्ञात अभिनेता को कास्ट करने का फैसला किया। 58 इसके बजाय इसहाक ने एक ब्रेनवॉश हत्यारे का संक्षिप्त हिस्सा जीता। 59 फिल्म को मिश्रित आलोचनात्मक स्वागत और बॉक्स ऑफिस सफलता के साथ रिलीज किया गया था। 60 61 वल्चर की लिजी लोगन ने कहा कि इसहाक ने बहुत कम स्क्रीन समय वाले चरित्र को लिया और उसे एक जीवित, सांस लेने वाले, चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति में बदल दिया। 37 वॉन्ट बैक डाउन अमेरिकी शिक्षा प्रणाली पर एक नाटक 2012 में इसहाक की आखिरी फिल्म थी। 62 इसे नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 63 64 2013 में इसहाक ने कोएन बंधुओं के नाटक इनसाइड लेविन डेविस में 1961 के ग्रीनविच विलेज के एक संघर्षरत लोक गायक का शीर्षक किरदार निभाया। 65 इसहाक ने कोएन बंधुओं के प्रति अपने उच्च सम्मान के कारण इस परियोजना को स्वीकार किया, जो बदले में उनकी संगीत प्रतिभा से प्रभावित थे। भाग की तैयारी में इसहाक ने गिटार तकनीक ट्रेविस पिकिंग सीखी और संगीतकारों एरिक फ्रैंसन और टी बोन बर्नेट के साथ काम किया। 45 निर्माण शुरू होने से पहले इसहाक ने लोगों की प्रतिक्रिया देखने के लिए डेविस की तरह व्यवहार किया और कपड़े पहने। 66 फिल्म को प्रशंसा मिली, जैसा कि इसहाक के प्रदर्शन ने उनकी सफल भूमिका साबित हुई। 45 67 68 द ओरेगोनियन और सेंट लुइस पोस्ट डिस्पैच के आलोचकों ने कहा कि 70 द न्यूयॉर्क टाइम्स के एओ स्कॉट ने लिखा, इसहाक एक बहुमुखी चरित्र अभिनेता जो अपने शिल्प के उच्चतम स्तरों पर चल रहा है, आकर्षण के आसान रास्ते को अस्वीकार करता है। अपने चरित्र की तरह वह अपने स्वयं के व्यावसायिकता और सामग्री की अखंडता पर भरोसा करता है। स्कॉट ने कहा कि संगीतमय प्रदर्शनों ने फिल्म को ऊंचा उठाया, विशेष रूप से इसहाक की द डेथ ऑफ क्वीन जेन और द शोल्स ऑफ हेरिंग। 71 फिल्म के लिए इसहाक को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। समीक्षा मिली लेकिन यह लाभदायक रही। 135 136 इससे पहले 2019 में आईजैक ने जेसी चंदोर की नेटफ्लिक्स फिल्म ट्रिपल फ्रंटियर में दक्षिण अमेरिका में एक ड्रग कार्टेल के खिलाफ काम करने वाले एजेंट के रूप में अभिनय किया था। जिन दृश्यों में वह अधिक ऊंचाई पर दौड़ रहा है, उनके दौरान थकावट महसूस करने से बचने के लिए आईजैक ने न्यूयॉर्क के एक हॉल में प्रशिक्षण लिया जहां ऑक्सीजन कम किया जा सकता है। 138 आलोचक क्रिस्टी लेमायर और रिचर्ड रोपर ने इसहाक की स्क्रीन उपस्थिति को करिश्माई और इलेक्ट्रिक के रूप में उजागर किया। 139 140 इसहाक ने अगली बार द एडम्स फैमिली 2019 में गोमेज एडम्स की भूमिका निभाई, जो चार्ल्स एडम्स द्वारा बनाए गए टिट्युलर पात्रों पर आधारित एक एनिमेटेड फिल्म थी। सालों से प्रशंसकों ने सुझाव दिया कि इसहाक को इस हिस्से में कास्ट किया जाए क्योंकि उन्होंने दावा किया कि वह राउल जूलिया से मिलता जुलता है, जिन्होंने 1990 के दशक में लाइव एक्शन फिल्मों में गोमेज एडम्स की भूमिका निभाई थी। 141 द एडम्स फैमिली को मिश्रित समीक्षा मिली और इसने $24 मिलियन के बजट पर $203 मिलियन की कमाई की। 142 143 इसहाक की 2020 में एकमात्र भूमिका लघु फिल्म द लेटर रूम में एक दयालु जेल अधिकारी की थी, जिसके लिए वह एक कार्यकारी निर्माता भी थे। 144 डेक्कन हेराल्ड के रोक्टिम राजपाल का मानना था कि इसहाक लघु की रीढ़ है और अपने ईमानदार प्रदर्शन से प्रभाव डालता है, फिर भी वह उम्मीद के मुताबिक चरित्र को आंतरिक रूप देने में विफल रहता है। 145 अगले वर्ष उन्होंने जेसिका चेस्टेन के साथ सीन्स फ्रॉम ए मैरिज में अभिनय किया। इंगमार बर्गमैन द्वारा इसी नाम की 1973 की स्वीडिश श्रृंखला की रीमेक यह लिंग भूमिकाओं को बदल देती है और एकरसता, विवाह और तलाक के विषयों की पड़ताल करती है। 146 शो को फिल्माने के लिए इसहाक और चेस्टेन ने अपने पिछले रिश्तों और माता पिता की शादी के अनुभवों को नियोजित किया।
147, 149। द टाइम्स की कैरोल मिडगली ने उत्कृष्ट प्रदर्शन और चटक, घायल करने वाले संवादों को त्रुटिहीन ढंग से प्रस्तुत करने के लिए उनकी प्रशंसा की। 150, उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार और लघु श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 151, 2022 न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में इसहाक, जिसे उन्होंने ग्रीन स्क्रीन एलियन स्पेस लैंड के रूप में देखा, उससे बचने के लिए आइजैक ने पॉल श्रेडर द्वारा निर्देशित क्राइम ड्रामा द कार्ड काउंटर में विलियम टेल, एक परेशान, जुआ खेलने वाले सैन्य दिग्गज के रूप में अभिनय किया। क्योंकि उनका चरित्र हर रात अपनी डायरी में लिखता है, आइजैक ने एक कलमकारी पाठ्यक्रम लिया। टेल के सैन्य अनुभव को चित्रित करने के लिए उन्होंने एक हाई स्कूल स्नातक के रूप में अपने समय से प्रेरणा ली, जब वह और उसका दोस्त मरीन में शामिल होना चाहते थे। अंत के पास कोविड-19 लॉकडाउन के कारण फिल्म का निर्माण रोक दिया गया था। आइजैक के सुझाव के अनुसार उन्होंने इसे केवल श्रेडर और सिनेमेटोग्राफर के साथ सेट पर समाप्त किया। 152, आलोचकों ने द कार्ड काउंटर और आइजैक के प्रदर्शन की प्रशंसा की। 154, इस फिल्म ने उन्हें वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए लंदन फिल्म क्रिटिक्स सर्किल पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। 155, द एडम्स फैमिली 2 में गोमेज एडम्स की भूमिका को दोहराने के बाद। 156, आइजैक ने ड्यून में नायक पॉल एट्राइड्स, टिमोथी चालमेट द्वारा अभिनीत के पिता के रूप में अभिनय किया। फ्रैंक हर्बर्ट के 1965 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित। 157, ड्यून का प्रीमियर 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में मिश्रित समीक्षाओं के साथ हुआ, लेकिन इसे 10 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। 158, 159, इसने $165 मिलियन के बजट के मुकाबले $400 मिलियन से अधिक की कमाई की। पहना पूरी पोशाक असहज थी, जिससे इसहाक को शॉट्स के बीच एक कूलिंग टेंट में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 101, आलोचकों एंजेलिका जेड बेस्टियन और ग्लेन केनी का मानना था कि इसहाक, हालांकि एक करिश्माई और गतिशील अभिनेता है, यहां बहुत सुस्त महसूस करता है। 102, और अपनी खुद की कोई गलती नहीं होने के बावजूद खराब प्रदर्शन करता है। 103, एपोकेलिप्स के निराशाजनक आलोचनात्मक प्रदर्शन के वर्षों बाद। 104, इसहाक ने टिप्पणी की कि वह 100, इसके अलावा 2016 में उन्होंने चार्लोट ले बॉन और क्रिश्चियन बेल के साथ द प्रॉमिस में अभिनय किया, जो अर्मेनियाई नरसंहार के दौरान स्थापित एक प्रेम त्रिकोण के बारे में एक ऐतिहासिक नाटक था। 105, आलोचकों ने फिल्म को खारिज कर दिया था। उनका मानना था कि उत्कृष्ट कलाकारों और शक्तिशाली वास्तविक जीवन की कहानी एक प्रेम त्रिकोण पर बर्बाद हो गई थी, जो जुड़ने में विफल रही। 106, शिकागो सन-टाइम्स के रिचर्ड रोपर ने लिखा कि फिल्म बेहतर युद्ध रोमांस की व्युत्पन्न थी, लेकिन अपनी पीढ़ी के 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं इसहाक और बेल के मजबूत प्रदर्शन से बल मिला। 107, फिल्म के निर्माताओं ने मुनाफे को दान में देने का इरादा किया, लेकिन इससे $102 मिलियन का नुकसान हुआ। 108, 109, 2016 में फिल्म के बाहर इसहाक ने नाइके के विज्ञापन अनलिमिटेड यू 2016 के अंत में इसहाक ने अपना अधिकांश समय अपनी मरती हुई मां की देखभाल में बिताया। जैसे जैसे उनकी हालत बिगड़ती गई, उन्होंने उन्हें शेक्सपियर द्वारा हेमलेट पढ़ना शुरू किया, जिनके काम के वे बचपन से प्रशंसक थे। अपनी मां के सम्मान में, जिनकी बाद में फरवरी 2017 में मृत्यु हो गई, इसहाक ने हेमलेट के पब्लिक थिएटर प्रोडक्शन में प्रिंस हेमलेट के रूप में अभिनय किया। 112, सैम गोल्ड द्वारा निर्देशित यह नाटक जुलाई से सितंबर 2017 तक चला। 113, हॉलीवुड रिपोर्टर के डेविड रूनी ने इसहाक की प्रोडक्शन की प्रमुख संपत्ति के रूप में प्रशंसा की। 114, और डेडलाइन हॉलीवुड के जेरेमी जेरार्ड ने उन्हें दुर्लभ अभिनेता के रूप में वर्णित किया, जो कैमरे के सामने मंच पर उतने ही सहज थे। 37, 116, रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने इसहाक के प्रदर्शन को फिल्म का सर्वश्रेष्ठ कहा। 117, और द अटलांटिक के डेविड सिम्स ने लिखा,
फिल्म के वास्तव में केवल विद्युतीकरण क्षण ऑस्कर इसाक द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। यह उनके दृश्यों में है कि कोएन्स के लेखन की गहरी मजाकिया चिंगारी जीवंत हो उठती है। 118 फिल्म के लिए इसाक को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए सैन डिएगो फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 119 इसाक का 2017 में अंतिम काम सीक्वल स्टार वार्स द लास्ट जेडी में था, जिसमें उन्होंने पो डेमरोन की भूमिका दोहराई थी। जे अब्राम्स मूल रूप से द फोर्स अवेकेंस में डेमरोन को मारने का इरादा रखते थे, लेकिन इसाक ने उन्हें मना लिया। व्यावसायिक विस्तार 2018 वर्तमान इसहाक ने स्टार वार्स द लास्ट जेडी के साथ एक ही स्टूडियो में एनिहिलेशन 2018 फिल्माया। जैसे उनके पास पूर्व में अपनी भूमिका के लिए पर्याप्त समय नहीं था और उन्होंने सहकलाकार नताली पोर्टमैन, जिन्होंने उनकी पत्नी की भूमिका निभाई, को उनके अंतरंग दृश्यों को आसानी से फिल्माने में मदद करने का श्रेय दिया। 122 फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। 123 द वर्ज की ताशा रॉबिन्सन ने पोर्टमैन के साथ इसहाक की केमिस्ट्री की सराहना की। 124 और बीबीसी के कैरिन जेम्स ने केवल एक नज़र से अच्छा अभिनय करने की उनकी क्षमता पर ध्यान दिया। 125 इसहाक ने ऐतिहासिक नाटक ऑपरेशन फिनाले 2018 को फिल्माते हुए एक निर्माता के रूप में शुरुआत की, जिसमें उन्होंने पीटर माल्किन की भूमिका निभाई। 126 ऑपरेशन फिनाले के लिए आलोचनात्मक सहमति यह थी कि यह नेक इरादे वाला, अच्छा अभिनय वाला और कुल मिलाकर मनोरंजक है, भले ही चित्रित वास्तविक जीवन की घटनाओं की गहराई और जटिलता उनके नाटकीयकरण में थोड़ी खो सकती है। 127 फर्स्टपोस्ट के भास्कर चट्टोपाध्याय ने सोचा कि इसहाक कुछ दृश्यों में शानदार थे, लेकिन मुख्य रूप से सहायक अभिनेताओं के प्रदर्शन पर प्रकाश डाला। 128 फिल्म एक व्यावसायिक विफलता थी। 129 2018 में इसहाक की अन्य फिल्मों में एट एटर्निटी गेट, जहां उन्होंने पॉल गाउगिन की भूमिका निभाई, लाइफ इटसेल्फ और स्पाइडर मैन इनटू द स्पाइडरवर्स शामिल है, जिसमें पोस्ट क्रेडिट के दौरान उनकी आवाज दिखाई गई थी। 37 130 131 इसहाक ने बॉक्स ऑफिस पर असफल रही लाइफ इटसेल्फ 130 132 अक्टूबर 2018 में आईजैक ने स्टार वार्स द राइज ऑफ स्काईवॉकर का फिल्मांकन समाप्त करने के बाद लंबे समय तक अभिनय से ब्रेक लेने का इरादा किया, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्हें ड्यून 2021 में ड्यूक लेटो एट्राइड्स के रूप में लिया गया। 133 पूर्व में स्टार वार्स सीक्वल 3 की अंतिम फिल्म में आईजैक ने पो डेमरोन की भूमिका को दोहराया। 134 इसे मिश्रित। तो बात कर ले इस सीरीज के बजट के बारे में, तो 120 मिलियन का टोटल इसका बजट था। लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया था और एक तरह से इसे सिनेमाघरों में भी लोगों द्वारा बड़ा पसंद किया गया है। बाकी OTT राइट इसके नेटफ्लिक्स ने खरीद लिए थे, तो इसी सप्ताह अभी हमें देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी आपको बताई दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर से ऑल पर सेट कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।